नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राम गुरुकुल पर। कल और परसों हमने देखा मुख्य, आमाशय और छोटी आंत, इन तीन में मुख्य प्रकार से भोजन का पाचन होता है। कल हमने देखी मुख में जीभ और जीभ के कार्य देखिए, स्वाद का अनुभव, किस भाग में स्वाद का अनुभव होता है, अग्रभाग, पश्च भाग, पार्श्व भाग और मध्य भाग, और जीभ का क्या कार्य होता है ये हमने कल देख लिया। आज देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इस लार ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड। मुख का जीभ हमने देख लिया। 2 नंबर पर आती है लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि, इसकी संख्या सबसे पहले पूछते हैं, इसकी संख्या, लार ग्रंथि की कितनी संख्या होती है? जो लारयुक्त भोजन होता है, लारयुक्त भोजन, लारयुक्त भोजन, उस लारयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? बोलस। लारयुक्त भोजन को बोलस कहते हैं। लार ग्रंथि की संख्या होती है 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी या 6। एक जोड़ी में जैसे पति पत्नी होते हैं, पति और पत्नी, वो 2 होते हैं, एक पत्नी और एक पति, तो कितना हो गया? ये दोनों 2 हो गए, लेकिन इनका जोड़ा 1, तो 3 जोड़ी मतलब 6। 1 नंबर पर आती है पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि। फिर आती है सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। और एक आती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। यह पेरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है? कान के नीचे। कान के नीचे, जो कान का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ होती है पेरोटिड ग्रंथि। सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? जबड़े में। सब मैंडिबुलर जबड़े में होती है। फिर आती है सबलिंगुअल। यह सबलिंगुअल कहाँ होती है? पेरोटिड कान के नीचे, मैंडिबुलर जबड़े में, और सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल होती है जीभ के टंक के नीचे। पेरोटिड कान के नीचे, सब मैंडिबुलर जबड़े में, और सबलिंगुअल जीभ के टंक के नीचे। अगर इस पेरोटिड ग्रंथि में क्या हो जाए? संक्रमण। इस पेरोटिड ग्रंथि में संक्रमण हो जाए। क्या हो जाए? संक्रमण। तो जायज़ सी बात है, अगर संक्रमण होगा तो क्या होगा? रोग होगा। पेरोटिड ग्रंथि में संक्रमण होगा, और संक्रमण होगा तो रोग होगा। तो कौन सा रोग होगा? वो होते हैं मम्प्स या कर्णमूल। मम्प्स या कर्णमूल। संक्रमण होगा तो मम्प्स या कर्णमूल रोग होगा। तो इसका कैसे पता चलेगा कि पेरोटिड ग्रंथि में मम्प्स या कर्णमूल नामक रोग हो गया? तो इसका पता चलेगा, कान के नीचे एक गांठ बन जाती है। गांठ का बनना और सूजन आकर फूलना। ये गांठ बन जाती है, और गांठ बनकर यह क्या हो जाती है? फूलकर मोटी हो जाती है। फूलकर मोटी हो जाती है। हमने लार ग्रंथि के पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर देख ली। अब आगे आता है इसकी स्थिति कहाँ होती है। ये लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसकी स्थिति है मुंह में।
लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मुंह में। पूछ ले इसकी मात्रा, तो लार ग्रंथि हमारे मुंह में एक दिन में, प्रतिदिन एक दिन में 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। 1500 ml या 1.5 लीटर प्रतिदिन। प्रतिदिन 1500 ml या 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है लार ग्रंथि। पूछ ले इसकी पीएच, इसकी पीएच कितनी होती है? 6.5 से 7.2। अगर एग्जाम में आएगा तो एक ही आएगा 6.8, इनकी जो मध्यमान होता है वो 6.8 लेते हैं। ये 7.2 कब होती है? भोजन खाने के बाद। भोजन खाने के बाद। स्थिति देख ली, मात्रा इसकी पीएच। फिर आती है, इसमें आते हैं एंजाइम। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम आते हैं लार ग्रंथि में। एक है टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने मुंह में देखा था, तो उसमें भी टाइलिन एंजाइम आया था, और छोटी आंत में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है टाइलिन एंजाइम से। फिर 2 नंबर पर आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? यह लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यह लाइसोजाइम एंजाइम 3 जगह पाया जाता है। लार ग्रंथि में, पसीने में और आंसुओं में। लार ग्रंथि में, पसीने में और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब हम देखते हैं दांत। दांत एक कठोर उत्तक है। क्या है? दांत एक कठोर उत्तक। दांत एक कठोर उत्तक है। दांत किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। दांत एक कठोर उत्तक है। दांत कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। दांतों के निर्माण में सहायक क्या होते हैं? इसमें एक आता है प्रोटीन और एक होता है विटामिन। प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन होता है डेंटेन और विटामिन होता है डी। विटामिन डी। दांतों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन, डेंटेन, विटामिन डी। सबसे पहले पूछ ले कि शिशु में कितने दांत होते हैं। शिशु में दांतों की संख्या होती है 20। फिर शिशु बच्चा बन जाता है, बच्चे में 28। फिर आता है वयस्क। वयस्क में हो जाती है 32। इसका एक दंत सूत्र है, दंत सूत्र।
21/02 अपॉन 21/02 गुणा 2, 2 3 2 5 और नीचे भी 5 और मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए 20। जैसे चित्र के द्वारा हम देखते हैं, इस आधे भाग में के द्वारा हम दंत सूत्र के द्वारा इन दांतों का संख्या को पहचानते कितने दांत हो सकते हैं। तो इस आधे के द्वारा बताया जाता है कि इस सूत्र के द्वारा हम शिशु में कितने दांत 20, फिर बच्चे में आता है 21/22 बटे हुए 21/22 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएंगे 28। फिर आता है वयस्क। वयस्क में सूत्र होता है 21/23 बटे हुए 21/23 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाते हैं 32। फिर पूछ ले मच्छर में कितने दांत होते हैं। मच्छर में, तो मच्छर में दांतों की संख्या होती है 22। फिर पूछ ले मगरमच्छ में, मगरमच्छ में दांतों की संख्या, तो मगरमच्छ में दांतों की संख्या होती है 82। फिर पूछ ले हाथी में, तो हाथी में दांतों की संख्या होती है 14। ये इंपॉर्टेंट है कि मच्छर में, मगरमच्छ और हाथी लगभग एग्जाम में इनमें से ही पूछा जाता है। मच्छर में 22, मगरमच्छ में 82, हाथी में 14, शिशु में 20, बच्चे में 28 और वयस्क में 32। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के, इसमें 1 नंबर पर आता है कृतनक। कृतनक इंसीजर। फिर आता है रदनक, केनाइन। फिर 3 नंबर पर आता है चवर्णक, मोलर। फिर लास्ट आता है अग्रचूर्णक, अग्रचूर्णक प्रीमोलर। अब जो कृतनक दांत होते हैं इनका कार्य क्या होता है, इस कैसे देख लो, इस कैसे पता चल जाएगा, कैसे कुतरना और काटना, कुतरना और काटना। जो हमारे जस्ट साम के दांत हो गए, जो बाहरी दांत होते हैं सामने वाले, उनका कार्य होता है कुतरना और काटना। फिर आता है रदनक, जो थोड़े साइड के होते हैं, इनका कार्य होता है चीरना और फाड़ना, चीरना और फाड़ना। फिर आते हैं चवर्णक, इनका कार्य होता है चबाना और पीसना, चबाना और पीसना। फिर आता है लास्ट में अग्रचूर्णक, इनको बोलते हैं अक्कल दांत, अक्कल दांत या अवशेषी दांत। इनका भी कार्य क्या होता है, चबाना और पीसना ही होता है। इन दोनों का, चूर्णक और अग्रचूर्णक दोनों का ही कार्य होता है चबाना और पीसना। जैसे ये दांत है एक, इस दांत का ये आंतरिक भाग, ये होता है दांत आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग किसका बना होता है, ये आंतरिक भाग डेंटाइन होता है और वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट।
और इसका बाहरी भाग जो है ऊपर बच गया, बाहरी भाग, इसे हम बोलते हैं इनेमल। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल ही होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल ही होता है। फिर हमने देखा कि शिशु में 20 दांत, फिर बच्चे में 28 दांत हो गए, वयस्क में 32। जब शिशु, जो दूध के दांत होते हैं, शिशु होता है, फिर वो शिशु में, वयस्क में, शिशु बच्चे में बदलता है, फिर वयस्क में। तो बच्चे के दूध के दांत दूध के दांत 12 वर्ष की आयु तक टूट जाते हैं और उनकी संख्या होती है 20। दूध के दांत 12 वर्ष की आयु तक टूट जाते हैं और उनकी संख्या होती है 20। और टोटल दांत कितने होते हैं? 32 और 20 दूध के दांत, तो कितने हो गए? 52। तो हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। 52 दांत निकलते हैं हमारे। दांतों के प्रकार, इससे पहले हमने देख लिया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में 3 ग्रंथियाँ, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पूछ लिए बासमती चावलों को अपन गर्म करते हैं। बासमती चावलों को गर्म करने पर टाइलिन एंजाइम के कारण वो लंबे होते हैं, जो हमने देख लिया। फिर आता है दांतों के प्रकार। दांतों में कृतनक, रदनक, चूर्णक और अग्रचूर्णक, इनका कार्य देख लिया हमने क्या क्या होता है। जो शिशु में 20 दांत, बच्चे में 28 और वयस्क में 32। शिशु में 20 दांत 5 से 7 वर्ष की उम्र में आते हैं, फिर बच्चे में 18 वर्ष की उम्र तक आ जाते हैं। जो फिर वयस्क में जो 32 दांत होते हैं वो 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही नहीं आते, वो 18 वर्ष की आयु होने के बाद कभी भी आ सकते हैं। तो हमने देखा इतना, और ग्रसनी, ग्रासनाल वगैरह अगली क्लास में अपन देखेंगे। और तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।